नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। गांधी परिवार का, नेहरू गांधी परिवार का आभा मंडल बड़े जतन से तैयार किया गया था। इसमें तमाम इंटेलेक्चुअल्स, उनके जो साइकोफेंट हैं, उनके जो चमचे हैं वो लगे, इतिहासकार लगे, तमाम फिल्मकार लगे, मीडिया के लोग लगे। इन सब ने मिलकर परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसा आभा मंडल तैयार किया कि ये सबसे विशिष्ट हैं, सबसे अलग हैं और इनकी तुलना किसी और, मतलब आम आदमी से छोड़िए, किसी और बड़े से बड़े नेता से भी नहीं की जा सकती है। ये विशिष्ट हैं, विशिष्ट जन हैं। इनके साथ विशिष्ट जन जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। ये सामान्य जो आदमी में अवगुण होते हैं, क्रोध, लोभ, मोह, ये इन सब से ऊपर उठे हुए लोग हैं। इनको पद नहीं चाहिए। इन्होंने त्याग किया है देश के लिए, सिर्फ त्याग किया है, बदले में कुछ नहीं लिया है। ये सब जो बनाया गया था वो पिछले कुछ सालों में सब कुछ ध्वस्त हो गया है। पहले कुंवर नटवर सिंह की किताब आई जिसमें उन्होंने बताया, खुलासा किया कई चीज़ों का, कई बातों का। उसके बाद अब गुलाम नबी आज़ाद की किताब आई है। तो घर को आग लग गई है घर के चिराग से। अंदर के लोग जो कहानी बता रहे हैं, वो लोग जो निर्णय की प्रक्रिया में शामिल थे, वो लोग जो परिवार का आभा मंडल तैयार करने और उसको मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभा रहे थे, उन लोगों की तरफ से नटवर सिंह और गुलाम नबी आज़ाद, अगर दो कांग्रेस पॉलिटिशियंस का नाम लेना चाहें आप जो परिवार के बहुत करीबी थे और इंदिरा गांधी से लेकर अब तक सोनिया गांधी तक, उनमें इन दोनों नेताओं का नाम लिया जा सकता है, जिनसे हर तरह की बात सोनिया गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, करती रही हैं। बीच में जो प्रधानमंत्री हुए पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, उनको भी शामिल कर लीजिए। तो वो जो आभा मंडल बना था उसको चकनाचूर किया है इन्हीं लोगों ने। क्यों किया है? सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, जिसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी के बारे में अंदर की जो बातें आ रही हैं सुनकर आश्चर्य होता है। और गुलाम नबी आज़ाद के शब्दों में एक बात के लिए उन्होंने कहा कि अगर मैं बात बता दूं तो आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों दिया। सबके मन में है क्यों दिया। बताया यह गया कि राहुल जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, बड़ी जिम्मेदारी महसूस करने वाले व्यक्ति हैं। चूँकि लोकसभा चुनाव में पार्टी हार गई, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, इसलिए उन्होंने उस जवाबदेही तय करने के लिए अपने ऊपर सारा जिम्मा लिया और कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। हालांकि वो बताते नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जो कुछ राहुल गांधी के बारे में बता रहा हूँ वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मतलब बहुत छोटा सा हिस्सा है। बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो वो अब भी बताने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि चूँकि उनको पर्सनल जानकारी थी, निजी जानकारी है, तो इसलिए उसके बारे में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होगा। जो सार्वजनिक बातें हैं उन्हीं के बारे में वो ज़्यादा बोल रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद जो बातें कह रहे हैं, उनका कहना है कि आज की कांग्रेस, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका सीधा कहना था, राहुल गांधी की कांग्रेस में रहने के लिए आपको रीढ़ विहीन होना पड़ेगा। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है, क्यों लोग छोड़कर जा रहे हैं। जो भी छोड़कर जा रहे हैं, मैं बार बार हर वीडियो में कहता था कि जो भी कांग्रेस छोड़कर जा रहा है वो सिर्फ एक आदमी का नाम लेता है, राहुल गांधी का। उनकी वजह से, उनके व्यवहार से, उनके फैसलों के कारण, उनके निर्णयों के कारण, उनकी कामकाज की शैली के कारण, इस वजह से छोड़कर जा रहे हैं। और राहुल गांधी पर इसका कोई असर नहीं है। लेकिन दूसरी जो बात बताई, कई बातें बताई उन्होंने, दूसरी जो बात बताई उन्होंने वो थोड़ा और आश्चर्य में डालने वाली, कि सोनिया गांधी आज की तारीख में बेबस हैं। वो चाहें भी तो कोई फैसला पार्टी के बारे में, संगठन के बारे में ले नहीं सकती हैं। अगर वो लेने का साहस भी जुटा लें तो उसको लागू नहीं करा सकती हैं। वो नहीं चाहती थी कि हेमंत बिश्व शर्मा पार्टी छोड़कर जाएं। वो चाहती थी कि हेमंत बिश्व शर्मा के साथ, चूँकि ज़्यादा विधायक हैं, बहुमत है उनका विधायक दल में, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, यही चलेगा। यानी तरुण गोगोई कहा कि यही चलेंगे, वो जाता है तो जाने दो। इसी तरह से हर नेता के बारे में, जो भी, जिसके बारे में भी लगा कि इतना दबाव बन गया है कि वो छोड़ सकते हैं, कहा कि जिसको जाना है जाने दो। तो ये जो तरीका है संगठन चलाने का,
और दूसरी बात उन्होंने कही, जब उनसे पूछा गया कि भाई राहुल गांधी कब से फैसले लेने लगे और सोनिया गांधी ने कब से फैसला लेना बंद कर दिया, तो उन्होंने कहा कि एकदम से तो बंद नहीं किया, लेकिन जनवरी 2013 में जब जयपुर के अधिवेशन में राहुल गांधी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया सोनिया गांधी ने। हालांकि उस समय तक कांग्रेस पार्टी के संविधान में उपाध्यक्ष का कोई पद था नहीं, लेकिन राहुल गांधी के लिए संविधान क्या होता है पार्टी का, वो तो अपने जेब की पार्टी है, तो उनके लिए संविधान वगैरह का कोई मतलब होता नहीं है, तो उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया। तब से सोनिया गांधी ने धीरे धीरे फैसला लेना बंद कर दिया। दूसरा, गुलाम नबी आज़ाद सहित कांग्रेस में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो चाहते थे कि सोनिया गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में प्रियंका वाड्रा को सामने लाया जाए। और ये आज की बात नहीं है, पिछले चुनाव की या उससे पहले के चुनाव की नहीं है। 1999 में जब सोनिया गांधी ने अपना पहला चुनाव लड़ने का फैसला किया तो उन्होंने 2 जगहों से चुनाव लड़ने का फैसला किया, एक अमेठी से उत्तर प्रदेश में और दूसरा दक्षिण में। जिस तरह से इंदिरा गांधी 1977 का चुनाव रायबरेली से हारने के बाद वो दक्षिण से लड़ी थी और फिर डिस्क्वालीफाई हुई तो फिर लड़ी थी, पहले चिकमंगलूर, फिर उसके बाद जो है वो मेढक आंध्र प्रदेश का लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से चुनाव लड़ी। तो सोनिया गांधी के लिए भी चिकमंगलूर का क्षेत्र चुना गया, लेकिन विपक्ष को धोखे में रखने के लिए उनको पहले आंध्र प्रदेश ले जाया गया और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अगर उनको कर्नाटक से लड़ना होता तो बेंगलोर या मैंगलोर में जो है वहाँ फ्लाइट से उतरती, वो आंध्र प्रदेश क्यों आती। लेकिन आखिरी मिनट पर उनसे नॉमिनेशन करवाया गया। क्यों? क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस ने धमकी दी हुई थी कि अगर सोनिया गांधी कर्नाटक से चुनाव लड़ेंगी तो वो उनके खिलाफ लड़ेंगे। हालांकि उनको भारतीय जनता पार्टी ने मौका नहीं दिया, सुषमा स्वराज लड़ी, हार गई वो अलग बात है, लेकिन सुषमा स्वराज का राजनीतिक कद उस लड़ाई से बहुत बढ़ गया। जिस तरह से उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कन्नड़ में भाषण दिया और इतना फर्राटेदार भाषण कि लोग बहुत प्रभावित हुए, देश भर में लोगों पर उसका असर पड़ा। तो अब सवाल, दोनों सीटें जीत गई सोनिया गांधी, तो सवाल आया कि छोड़े कौन सी सीट। तो गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि मैंने उनसे कहा कि इंदिरा जी ने गलती की थी, उन्होंने चुनाव जीतने के बाद चिकमंगलूर की सीट छोड़ दी, दक्षिण की सीट छोड़ी, नॉर्थ की रखी, रायबरेली की रखी। आप ये गलती मत कीजिएगा, आप अमेठी की सीट छोड़ दीजिए और चिकमंगलूर की सीट पर बनी रहिए और अमेठी की सीट से प्रियंका वाड्रा को चुनाव लड़ाइए। लेकिन सोनिया गांधी लड़कियों को आगे बढ़ाने, अपनी ही लड़की को, उसके पक्ष में नहीं थी। उनके मुताबिक वारिस जो है वो बेटे को होना चाहिए, चाहे वो योग्य हो या ना हो। मैं किसी की योग्यता अयोग्यता के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, न राहुल गांधी की, न प्रियंका वाड्रा की, लेकिन सोनिया गांधी की सोच क्या थी ये मैं बता रहा हूँ आपको। और गुलाम नबी आज़ाद ने आखिर एक सवाल के जवाब में ही एक कह ही दिया, उन्होंने कहा भाई कि राहुल गांधी वो करें जिसमें उनका मन लगता है, जिसके बारे में वो जानते हैं। जिसके बारे में नहीं जानते, जो उनके बस का नहीं है, वो क्यों कर रहे हैं, यानी राजनीति। उनका मानना है कि राहुल गांधी के बस की राजनीति नहीं है, उनसे संभव नहीं है। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी 24/7 पॉलिटिशियन थी, राजीव गांधी भी थे, और राहुल गांधी अगर उसका 50वां हिस्सा भी राजनीति को देते तो वो सफल हो जाते। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए राहुल गांधी के बारे में परिवार के करीबी लोगों की क्या राय है। बाहर के लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, बाहर के लोगों को सब दिखाई देता है। दूसरा, ऑरा बनाया गया, बड़े ईमानदार लोग हैं, उद्योगपतियों से दूर रहते हैं, धन कुबेरों से दूर रहते हैं। लेकिन अब देखिए माहौल बदलता है तो बहुत सी चीज़ें बदलने लगती हैं। अब लोगों के अंदर जो एक मन में सवाल था वो बाहर आने लगा है कि भाई इस परिवार की आय का कोई स्रोत नहीं है, फिर ये राजसी ठाट बाट के लिए पैसा कहाँ से आता है। गुलाम नबी आज़ाद से ये सवाल नहीं पूछा गया था, उनसे सवाल अडानी को लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ही नहीं, इस परिवार के लोगों का उद्योगपतियों से हमेशा से रिश्ता रहा है। और उन्होंने कहा कि मैं 10 उदाहरण आपको ऐसे बता सकता हूं जब राहुल गांधी देश में या विदेश में अनडिज़ायरेबल उद्योगपतियों से मिले हैं। आप इस बात को समझिए, ये कितनी खतरनाक बात है कि एक व्यक्ति जो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का सर्वे सर्वा है, जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, वो विदेश जाकर अनडिज़ायरेबल उद्योगपतियों से मिलता है। आखिर क्यों?
और इस बात को छिपाता है, ये इससे बड़ी बात है। अगर वो किसी से मिलते हैं, मानते हैं कि मिलना सही है, तो छिपाने की ज़रूरत क्या है? क्यों छिपाया जाता है? उद्योगपतियों से गांधी परिवार के संबंध पर पर्दा क्यों डाला जाता है? क्यों नहीं इसको सामने आने दिया जाता? क्योंकि इससे ऑरा बिगड़ जाएगा, टूट जाएगा। दूसरा, आपको याद होगा 2004 जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार बन रही थी, सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात थी। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए बिल्कुल उत्सुक थी, बनना चाहती थी, बनने के लिए तैयार थी। लेकिन नटवर सिंह ने जो बात लिखी है उसका परोक्ष रूप से गुलाम नबी आज़ाद ने समर्थन किया। नटवर सिंह ने लिखा था कि राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप प्रधानमंत्री बनेंगी तो मैं कुछ कर लूँगा, फिर दोष मत दीजिएगा। सोनिया गांधी डर गईं और नटवर सिंह ने लिखा है कि वहाँ 3-4 लोग ही बैठे थे, उनमें से एक वो भी थे। सोनिया गांधी रो रही थी और राहुल गांधी चुपचाप बैठे हुए थे। वहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे। उसके बाद वही प्रधानमंत्री बने। गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि जब सोनिया गांधी ने मना किया और उन्होंने पूछा कि आखिर क्यों, तो उन्होंने कहा परिवार का मामला है। तो वो उठकर बैठक से चले गए, दूसरी बैठक की बात कर रहे थे। दूसरा, अध्यक्ष बनने का किस्सा। जब 99 में केसरी जी को हटाने का और उनको अध्यक्ष बनाने का फैसला किया कांग्रेस के परिवार के करीबी लोगों ने, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद सबसे आगे थे, तो उन्होंने सोनिया गांधी से कहा कि आज बैठक होने जा रही है, आपको अध्यक्ष बनना है। उससे पहले कुछ लोग बात कर चुके थे, उन लोगों ने कहा कि उन्होंने मना कर दिया है, कहा कि उन्हें 6 महीने का समय और चाहिए। तो गुलाम नबी आज़ाद मिलने गए, उन्होंने कहा कि आज बैठक हो रही है, आज आपको अध्यक्ष बनना है। उन्होंने वही जवाब दिया कि मुझे 6 महीने का समय चाहिए। तो गुलाम नबी ने कहा कि 6 महीने का समय या 3 महीने का समय राजनीति में नहीं होता। राजनीति में नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपको अध्यक्ष बनना है तो आज बनना है, नहीं तो हम आज नया अध्यक्ष चुनने जा रहे हैं। 6 महीने बाद जगह खाली होगी नहीं होगी कोई नहीं जानता है। सोनिया गांधी अध्यक्ष बनने के लिए कितनी तत्पर, कितनी उत्सुक थी, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लीजिए। उनका पार्टी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, उनका सार्वजनिक जीवन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। उनकी कुल योग्यता ये थी कि वो राजीव गांधी की पत्नी और इंदिरा गांधी की बहू थी, दोनों पूर्व प्रधानमंत्री। उनसे रिश्ते के अलावा सोनिया गांधी की कोई योग्यता नहीं थी कांग्रेस जैसी उस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी की अध्यक्ष बनने की। लेकिन वो जैसे ही गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि नाउ और नेवर, ये आप फैसला अभी कर लीजिए, बोली कि मैं तैयार हूँ। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जो सामान्य लोगों में जो इच्छाएं होती हैं, जो महत्वाकांक्षा होती है, उससे ऊपर दिखाने की इन लोगों को जो कोशिश हो रही थी, वो सब झूठ था, आडंबर था, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जरिया था कि किस तरह से इनको महान दिखाया जाए। छोटे लोगों को महान दिखाने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, बड़ा झूठ और फरेब का जो है जाल रचना पड़ता है। वो सब इस परिवार के लिए किया गया। और एक बात और बताइए, सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री न बनने में राहुल गांधी के अलावा एक कारण था, और वो कारण कोई कांग्रेसी या परिवार का व्यक्ति नहीं था, वो विपक्ष की नेता थी, सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज ने उस समय घोषणा की थी कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी देश की, तो अपना सर मुंडाकर पूरे देश में घूमेंगी विरोध प्रदर्शन के लिए। गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि इससे सोनिया गांधी और पूरा परिवार डर गया था। उनको लगा था कि ये नया विवाद खड़ा होगा, ये क्या स्वरूप लेगा कुछ पता नहीं, इसलिए भी वो भी एक फैक्टर था। तो सुषमा स्वराज के उस कदम की बहुत से कांग्रेस के समर्थकों ने बड़ी आलोचना की थी, निंदा की थी, बहुत से पत्रकारों ने, मीडिया के लोगों ने, इंटेलेक्चुअल्स ने भी। लेकिन उनकी उस एक घोषणा से सोनिया गांधी का डर और बढ़ गया था। तो गुलाम नबी आज़ाद ने पहले नटवर सिंह, मतलब वैसे तो हमको आपको बहुत से लोगों को मालूम था, उसकी पुष्टि की बात थी कि कोई नज़दीक का, कोई घर का भेदिया उसकी पुष्टि करे। पहले नटवर सिंह ने किया, अब गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी किताब में और सुनी सुनाई बात ने लिखकर, जो निर्णय की प्रक्रिया में शामिल थे लोग, उनकी कही हुई बात है, उनकी लिखी हुई बात है कि जो ईमानदारी, सिद्धांत, त्याग, इसके इर्द गिर्द बुना गया जो आभा मंडल था, वो दरअसल नकली था, मुखौटा है। वो असलियत अंदर की कुछ और है, और वो असलियत अब बहुत तेज़ी से बाहर आ रही है।
और उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा पूरी तरह से सामने आने में। और इस देश की जनता का लोहा तो मैं बार बार मानता हूँ, वो बिना किसी ऐसी जानकारी के भी चीज़ों को समझ लेती है, फैसला कर लेती है, उसको लागू भी कर देती है, किसी का इंतज़ार नहीं करती। क्या प्रचार होगा, क्या कहा जाएगा, क्या भाषण होंगे, इन सब को सुन जरूर लेती है, लेकिन वो फैसला अपने विवेक के आधार पर कर चुकी होती है। इसलिए जनता को जो जनार्दन कहा गया है उसमें रत्ती भर भी अतिशयोक्ति नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।